My dear student, once again you are most welcome at my channel. बच्चों, काफ़ी समय अंतराल के पश्चात हम लोग मिल रहे हैं और परीक्षा की दृष्टि से आपको विशेष आग्रह पे हम आपका रिवीजन कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए परीक्षाएं देर हो सकती हैं लेकिन होंगी जरूर, दुरुस्त होंगी। इस कोविड काल में आपने प्रारंभ से खेला कूदा, बर्थडे मनाया, इसके बाद शादियां भी अटेंड की, आपने कहीं कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है, तो परीक्षा भी छूटने वाली नहीं है। ठीक, तो हमें चाहिए कि अब हम रिवीजन करते हुए चलें और सब मैंने शुरू से पढ़ाया आपको, ऑनलाइन भी पढ़ाया, ऑफलाइन भी पढ़ाया, लेकिन अब समय आ गया आपको रिवीजन कराने का। एक एक चैप्टर हम जल्दी जल्दी लेकर चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम आपको सब पूरा का पूरा सिलेबस सब जल्दी जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर जो है वो रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ये चैप्टर जो है इसी के बारे में हम सबसे पहले आएंगे। तो हम बारी बारी से चले। सबसे पहले आप रिप्रोडक्शन के बारे में जान लीजिए। व्हाट डू यू नो अबाउट रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस न्यू लिविंग बीइंग। रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम पेरेंट प्लांट और एनिमल टू सेम काइंड। दिस मीन्स, इसका मतलब ये होगा कि अपने जैसी ही नई संतान उत्पन्न करने की प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा हर चीज में, चाहे वो प्लांट्स की बात हो, एनिमल्स की बात हो, बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा आपके जैसा, फिर धीरे धीरे होते हुए हमारे जैसा, और फिर ओल्ड एज में जाकर के अंत में वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, यानी अपनी लाइफ टाइम पूरा करता है। तो उस पूरे लाइफ टाइम को हम लाइफ स्पान के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ स्पान। याद रखेंगे, जीवन काल हम बोलते हैं हिंदी में, जीवन काल या लाइफ स्पान। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ स्पान, तो आप क्या कहेंगे? द टाइम या डिफरेंस बिटवीन बर्थ टू डेथ, नेचुरल डेथ, कोई ऐसी नहीं, फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पान। क्लियर है? अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग प्लांट में ये लाइफ स्पान भी अलग अलग होती है। छोटे प्लांट, बड़े प्लांट, छोटे एनिमल, बड़े एनिमल, साइज के आधार पर आप उनकी लाइफ स्पान के बारे में डिटेल नहीं बता सकते हैं। हर एक एनिमल, आप देखिए छोटा सा प्लांट भी उगता है तो वो भी बड़ा होता है और लास्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करके वो एक्सपायर कर देता है। आपने देखा होगा कौवा छोटा है, लेकिन मालूम है उसकी लाइफ टाइम कितनी होती है? लगभग आप इस क्रो की 20 से 25 साल, काऊ की, और क्रो की 15 साल, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोला, क्रो की कितनी होती है? 15 साल। याद रखिएगा, कौवा लगभग 15 साल, काऊ 20 to 25 ईयर, पैरेट 140 ईयर्स। ये मालूम है? टर्टवाइज, कछुआ जानते हैं, टर्टवाइज भी 60 सालों तक जीवन व्यतीत करता है, 60 ईयर। एक बनियान ट्री, बरगद का पेड़, लगभग 200 साल तक जीवित रहता है। अगर आप ये नहीं कि बरगद का पेड़ निकला है और 1 साल 2 साल का उसका हम काट दें तो वो मर गया, आप तो कहते 200 साल तक जीवित रहने के लिए आपने कहा था, ये 2 साल में, वो तो आपने उसको कट कर दिया, आपने उसको डैमेज कर दिया। अगर नेचुरल ग्रोथ होने दें तो लगभग 200 साल तक वो सरवाइव करेगा। ठीक है? ह्यूमन बीइंग लगभग 60-70 साल तक जीवित रहता है आज के एज में। पहले के समय में लोग जीवित रहते थे 100 साल या 110 साल, 20 साल, बट नाउ डेज, आजकल की एज में, आजकल के टाइम में, आजकल के खान पान से लगभग कितने साल जीवित रहेंगे? 70 ईयर नेचुरल। अब ये नहीं, बहुत से लोग तो कोरोना पीरियड में, कोविड काल में देख रहे हैं कि बेचारे 40 ईयर के मर जा रहे हैं। कोई स्टूडेंट जा रहा है, कोई लड़का जा रहा है, कोई पर्सन जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, वो बेचारा 20 साल में एक्सपायर कर गया।
वो तो उसकी आकस्मिक घटना है, किसी एक्सीडेंट के कारण कोई फिनोमेना, कोई ऐसी घटना हो जाए जिसके कारण कोई डिसीज हो जाए, वो अलग चीज। अगर हेल्दी लाइफ सर्वाइव करे तो बर्थ से लगभग 70 साल तक जी, लगभग नॉट एग्जैक्ट नहीं कि पता लगा जिस दिन उसका 70वां बर्थडे है उसी दिन वो मर जाए, ऐसा नहीं। 70वां बर्थडे नहीं, ऐसा माना गया है कि लगभग 70 साल, हो सकता है 2-4 साल कम, हो सकता है 2-4 साल 5 साल ज्यादा। तो ये टाइम उसकी जो पूरा का पूरा बर्थ से डेथ तक के बीच का जो समय है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन। मैंने अभी आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताया कि अपने जैसे ही न्यू जनरेशन को पैदा करना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। क्लियर, अपने जैसे ही न्यू जनरेशन को पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। अच्छा, रिप्रोडक्शन के 2 तरीके होते हैं, एक कौन सा, एक एसेक्सुअल मेथड और दूसरा है सेक्सुअल मेथड। दोनों के बारे में पहले जान लें, तब हम फिर टॉपिक पे बोर्ड पर आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हेन single parent is capable to produce new body, when single parent is capable to produce new body, just like own kind, अपने जैसा ही एक नई स्ट्रक्चर बना दे without helping other animal or plant। क्लियर हो गया, when single organism is capable or single parent is capable to produce own kind's body, then this type of reproduction is called as asexual reproduction. And when two members, two parents, male and female, two parents both together combinedly, दोनों मिल करके जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं तो इसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया? Asexual में when single parent is capable to produce new body organism, then it is called as asexual reproduction। ये प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में when two different kind of plant or animal that are male and female both take part in producing new body, then this type of reproduction is called as sexual reproduction। तो हम आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए मैंने बना रखा है पहले से टाइम की सेविंग के लिए। ये रिप्रोडक्शन इन लिविंग में पहला है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। अब हम आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एनिमल और प्लांट हम पढ़ा चुके हैं आपको। हम रफली जल्दी चलते हैं और दोनों के साथ लेके चलते हैं। पहले देखिए बाय फिजन के द्वारा, पहला मेथड बाय फिजन, दूसरा क्या है बाय बडिंग, तीसरा क्या है बाय स्पोरुलेशन, उसके बाद चौथा क्या है बाय फ्रैगमेंटेशन, फिर है बाय रीजनरेशन और उसके बाद लास्ट वाला हमने रखा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट में पाया जाता है। प्लांट का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो हम 1 बाय 1 इसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बाय फिजन। फिजन का मतलब बटना, 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाना और न्यू ऑर्गेनिज्म को तैयार कर देना, इसे हम बोलते हैं फिजन। उसी बेस पे हमने फिजन को फिर 2 भाग में डिवाइड किया है। एक पहला कौन सा है बाइनरी फिजन। बाइनरी मींस 2, बाइनरी का मतलब क्या हुआ 2 पार्ट में। और मल्टीपल फिजन मतलब जब 2 से अधिक डिवाइड हो। तो सबसे पहले बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है ये देखिए, बाइनरी फिजन में सिंगल पैरेंट सेल ये इलॉन्गेटेड होगी, बड़ी होगी, डिवाइड होगी, इसके न्यूक्लियस दोनों अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद ये मिडिल पार्ट से दब जाएगी और दबने के बाद हम देखेंगे कि कुछ समय के बाद दोनों इंडिविजुअली सेपरेट हो जाएंगे। दोनों इंडिविजुअली सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद ये दोनों अलग अलग सर्वाइव करेंगे। कोई दिक्कत? ये दोनों अलग अलग सर्वाइव करेंगे और इस प्रकार के फिजन को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्या मैंने बताया? सिंगल स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर,
ये इलोंगेटेड होगी, ये न्यूक्लियस पहले दो भाग में बटेगा, उसके बाद ये भी दो पार्ट में डिवाइड होगी और इस प्रकार एक सेल दो सेल में डिवाइड होगी, फिर दोनों अलग अलग इंडिविजुअली सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर? ये नॉर्मली अमीबा में ही पाया जाता है। अमीबा में आप देखें जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है अमीबा जब डिवाइड होगा एक से बनेंगे दो, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस bond diffusion is always take place in favorable condition, अब आ जाए मल्टीपल फिजन में। मल्टीपल फिजन में क्या हो रहा है कि मल्टीपल फिजन में, अब मैंने बताया आपको जब दो से अधिक हो, मल्टीपल का मतलब हुआ दो से अधिक, ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर अनफेवरेबल कंडीशन में ये होता है जब इनके फेवर में कंडीशंस ना हो। ये नॉर्मल अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन, ये राउंड होगा, एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना लिया, अंदर ही इसका न्यूक्लियस कई पार्ट में डिवाइड हुआ और कई पार्ट में डिवाइड होने के बाद जब फेवरेबल कंडीशंस आई तो ये डिवाइड हो जाएगा और इससे फट जाएगी ऊपर की सेल और सारे पार्ट फ्री हो जाएंगे और हर पार्ट से एक नया अमीबा बनेगा। इस प्रकार हम देखते हैं मल्टीपल फिजन। क्या हो गया? मल्टीपल फिजन, ढेर सारे बन गए। याद रखने वाली चीज है कि ये होती है फेवरेबल कंडीशन में, ये होती है अनफेवरेबल कंडीशन में, ये भी अमीबा में ही पाई जाती है। क्लियर हुआ? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक बाय बडिंग पर। तो अब हम चलते हैं बडिंग पे। बडिंग हमारी ये प्रोसेस है, बडिंग आपको दिख रही है। बडिंग एक पेरेंट बॉडी से पहले छोटी सी एक आउट ग्रोथ निकलती है और उस आउट ग्रोथ को हम बड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड। और वो बड धीरे धीरे डेवलप होके एक यंग स्ट्रक्चर में बदल जाती है और बीच की कंडीशन को डेवलपमेंट ऑफ बडिंग बोलते हैं और फाइनली ये यंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है और तब ये मदर बॉडी से अलग हो जाती है। जरा ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये हाइड्रा में और ईस्ट में, हाइड्रा और ईस्ट इन दोनों में ये कॉमनली पाई जाती है प्रोसेस। आपको हाइड्रा में स्ट्रक्चर बनाया है, देखिए ध्यान से, ये हाइड्रा में पहले बेसल पॉइंट पे एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलती है और इसी आउटग्रोथ को हम बोलते हैं बड। क्या बोलते हैं? बड। और ये बड धीरे धीरे डेवलप होती है और डेवलप होने के बाद पूरी डेवलप होगी। ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रा की बॉडी है, छोटी सी आउटग्रोथ, ये बड है और बड धीरे धीरे डेवलप होगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये छोटे छोटे बन रहे हैं, यहाँ पे लगभग कंप्लीट यंग बड तैयार है और ये मदर बॉडी है। मदर बॉडी से अब ये हाइड्रा, नन्हा हाइड्रा, जो हाइड्रा का चुन्नू मुन्नू है, ये मम्मी हाइड्रा से अलग हो जाएंगे और कुछ समय पश्चात ये ग्रोथ करके एक नए हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारी बडिंग प्रोसेस। क्लियर? इसी प्रकार से ईस्ट में भी होता है। ईस्ट सेल, जैसे ये ईस्ट सेल है, ईस्ट सेल में पहले छोटी सी एक आउटग्रोथ निकलेगी, इस आउटग्रोथ से धीरे धीरे ये और डेवलप होगी और फिर ये कंप्लीटली डेवलप हो जाएगी और अंत में ये पेरेंट या मदर ईस्ट से अलग हो जाएगी और इस प्रकार से एक से दो ईस्ट सेल बन जाएगी। ये हो गई बडिंग प्रोसेस। क्लियर? तीसरी चीज बाय स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन नाम है, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब ये हुआ स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस, यानी स्पोर बनेंगे, छोटे छोटे बीज जैसी स्ट्रक्चर विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बीज जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, स्पोर जैसे संरचनाएं बनती हैं और ये स्पोर जैसी संरचनाएं बनती कहाँ है? स्पोरेंजियम में। कहाँ बनती हैं? स्पोरेंजियम में। और वो स्पोर जैसे स्ट्रक्चर बन जाती हैं, फिर ये स्पोर जैसे स्ट्रक्चर पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती हैं और अलग होकर फिर ये फ्री होकर नए नए चीजों को बनाती हैं। अब जैसे राइजोपस में, राइजोपस जानते हैं आप, ब्रेड मोल्ड, तो राइजोपस में, राइजोपस का ब्रेड कहीं रखी हो, उसमें मॉइस्चर से बरसात में क्या होता है कि वो
पहले फफूंद जैसी जम जाती है, वाइट वाइट होती है, और कुछ समय के पश्चात थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगी, एरियल हवा में ऊपर उठेंगी और उनमें स्पोरेंजियम बनेंगे। ये देखिए, ये बन रही है स्मॉल, छोटा सा हाइफी, और ये बड़ी हो गई, ऊपर स्पोरेंजियम बन रही हैं। ये स्पोरेंजियम स्पोर फॉर्म करेंगी, अंदर ही अंदर इसके ढेर सारे स्पोर बन जाएंगे, और स्पोर बनने के बाद ये स्पोर मैच्योर होंगे। स्पोर मैच्योर होने के बाद ये स्पोरेंजियम फट जाएंगी, फटने के बाद सारे स्पोर फ्री, और जहां जहां ये स्पोर गिरेंगे वहां वहां ये नए राइजोपस फिलामेंट का निर्माण करेंगे, जर्मिनेट करके, और इस प्रकार से धीरे धीरे ये फैल कर पूरी कॉलोनी का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको फिजन बताया, बडिंग बताया, स्पोरेशन बताया, और अब हम आते हैं फ्रैगमेंटेशन पर। अब अगला टॉपिक फ्रैगमेंटेशन। इस प्रकार से हमने आपको बडिंग भी बताया और स्पोरेशन बताया। अब हम टॉपिक पर आते हैं अपने फ्रैगमेंटेशन पर। किसमें आएंगे? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस क्या है? फ्रैगमेंटेशन का मतलब बाय ब्रांचिंग प्रोसेस। बाय ब्रांचिंग का मतलब उसको तोड़ तोड़ कर कई खंडों में फेंक दिया जाए तो हर खंड से नए नए बॉडी स्ट्रक्चर्स फिर से बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि जितनी एल्गीज होती हैं, आप नॉर्मली दो एल्गीज के नाम, जैसे कि आप स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा पॉन्ड सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। आपके घरों में छत के ऊपर जो टंकी होती है, कभी कभी आप देखते हो अगल बगल जो गड्ढे हैं, गड्ढे में कहीं पानी भरा है तो उसमें काई लग जाती है, चिकनी चिकने ढेर। वो काई नहीं है, वो स्पाइरोगायरा है जो काफी चिकनी चिकनी होती है। अगर हम ऐसे हाथ डालकर निकाल लें तो धागे धागे जैसी निकल आती है, स्पाइरोगायरा। ये आपको मालूम है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो किसका? बाय ब्रांचिंग या बाय फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस का। अगर हम किसी गड्ढे से कहीं स्पाइरोगायरा लगी है, थोड़ी सी स्पाइरोगायरा ऐसे हाथ से निकाल के किसी दूसरे साफ वाटर बॉडी में डाल दें, ऐसी जगह पर जहां पर कि स्पाइरोगायरा ना हो, तो हम देखेंगे कुछ दिनों के पश्चात वहां पर भी वो पूरा फैल जाएगा, छिछड़ के बन जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा फ्रैगमेंटेशन का। ये सिंपल स्ट्रक्चर, स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स, दो शैवाल, दो एल्गी जो कि कॉमन एल्गीज हैं। स्पाइरोगायरा एल्गी और यूलोथ्रिक्स एल्गी, ये दोनों फिलामेंटस एल्गी हैं। दोनों में बता सकते हैं कि क्या मेजर डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस ये आप जाने कि स्पाइरोगायरा में रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट होता है और यूलोथ्रिक्स में सी शेप्ड स्ट्रक्चर का क्लोरोप्लास्ट होता है। जानने हो, पढ़ाया है, पढ़े भी होंगे, समझ भी रहे होंगे। बहुत कॉमन चीज है ये, आप 9th 10th में भी आपने पढ़ा होगा। और आपको तो देखिए ये स्पाइरोगायरा फिलामेंट है। क्यों स्पाइरोगायरा फिलामेंट है? आप देख रहे हैं कि इसमें रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट, ये बीच में न्यूक्लियस दिख रहा है, ये बीच में न्यूक्लियस। अगर हम इसको तोड़कर किसी दूसरी बॉर्डर बॉडी में डाल दें, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे इस बॉर्डर बॉडी में, तो हम देखेंगे कि कुछ ही दिनों में ये नए नए फिलामेंट बन जाएंगे और अधिकांश जगह पर आपको यहाँ पर केवल स्पाइरोगायरा के फिलामेंट ही दिखेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो ये हो गया बाय फ्रैगमेंटेशन। तोड़ कर कहीं हम डाल दें तो उस स्थान पर पूरा की पूरा नया स्ट्रक्चर पूरा बन जाता है। तो ये बाय फ्रैगमेंटेशन। अगली चीज बाय रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन में इसमें देखिए एक ये जस्ट लाइक अमीबा जैसा कोई स्ट्रक्चर ले लीजिए आप। अब इसको अगर हम रीजनरेशन का मतलब ये हुआ कि नष्ट हुए स्थान पर नई चीज बन जाना, डैमेज पार्ट को फिर से डेवलप कर देना। अब देखिए इधर ध्यान से कि अगर अमीबा का स्ट्रक्चर ही है और इसको हमने हजारों टुकड़ों में काट दिया, ध्यान दीजिए, तो हर वो टुकड़ा जिसमें थोड़ा सा भी न्यूक्लियस है, जैसे ये वाला हिस्सा देखें, कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा, ये ले लिया कोने वाला, इसमें देखिए थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा इसमें न्यूक्लियस आ गया।
अब थोड़ा सा जो न्यूक्लियस आ गया ये सफिशिएंट है इसकी नई बॉडी बनाने के लिए। अब ये पूरा का पूरा डेवलप होकर कुछ ही समय में एक न्यू अमीबा में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर हुआ? तो ये देख रहे हैं आप क्या हो गया, ये रीजनरेशन। क्लियर हुआ? थोड़ा सा डिफरेंस है, ये दोनों प्रोसेस आपको लगते एक जैसे हैं, लेकिन ये दोनों कुछ डिफरेंस रखते हैं। फ्रैगमेंटेशन, जब हम इसको नोच के फेंक देंगे कहीं पर या उखाड़ कर कहीं डाल देंगे तो उससे पूरी बॉडी स्ट्रक्चर बनेगी, लेकिन रीजनरेशन में पूरी की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। रीजनरेशन, अब यहां पर आप देख रहे हैं पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बन रहा है, बट जितने भी डेवलप्ड प्लांट हैं, जितनी भी डेवलप्ड चीजें हैं, आप लोअर एनिमल्स में, लोअर प्लांट में तो आप देखेंगे कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर बन गई, लेकिन डेवलप्ड में, हायर प्लांट में, हायर एनिमल्स में इसमें पर्टिकुलर डैमेज पार्ट ही बनता है। आपने अपने घरों में पाई जाने वाली कॉमन छिपकली देखी होगी, दीवारों पर चलती है, छत पर चली जाती, कभी कभी आप नीचे लेटे रहते हैं बेड के ऊपर तो ऊपर देखते हैं छिपकली, छोटे बच्चे चिल्लाते हैं कि भैया छिपकली आ गई, पापा छिपकली आ गई, अब इसको क्या किया जाए, तो आप उसको भगाने का प्रयास करते हैं। देखा है छिपकली? बहुत कॉमन। हाउस लिजार्ड देखा है? रेप्टिलिया, कॉमन रेप्टाइल आपके घरों में पाई जाने वाली है हाउस लिजार्ड। कभी कभी वो छिपकली दरवाजे में या अलमारी बंद करते समय उसकी पूंछ कट जाती है, और पूंछ कट गई तो बेचारी तड़पती रहती, लेकिन वो करते करते अपनी पूंछ, कटी हुई पूंछ को वहीं छोड़कर आगे निकल जाती और ब्लीडिंग होती है, ब्लड सिक्रेट होता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो छिपकली फिर अपने कटी हुई पूंछ के स्थान पर नई पूंछ डेवलप कर लेती है। अर्थात वो कटी पूंछ के स्थान पर जब नई पूंछ डेवलप हो जाती है तो उसकी नई पूंछ जम जाती है। आपने देखा होगा अक्सर अपने घरों में काली काली छिपकली, पीली पीली पूंछ, पुरानी छिपकली, नई पूंछ, तब कहते हैं ये तो नई पूंछ निकल आई। वो आप परेशान न होइए, वो रीजनरेशन का ही एक अच्छा एग्जाम्पल है जो कि आप अपने घरों में भी देख सकते हैं। सैलामेंडर जो कि बालू में रेतीले स्थान पर पाए जाते हैं, अगर उनकी एक टांग टूट गई तो उस स्थान पर नई टांग निकल आती है। नई टांग निकलने का मतलब कि डैमेज लेग न्यू लेग में कन्वर्ट होकर नया निकले, लेकिन आपकी नहीं निकलेगी। ये मत सोचिए कि आपने लड़ाई की, आपका एक हाथ टूट गया और उस स्थान पे साइड में नया हाथ निकला और आप उसको धमकी देके आ रहे हैं कि घबराओ ना, मेरा नया हाथ निकलने तो मैं तुमसे निपटता हूँ। ऐसा नहीं, आपका डैमेज पार्ट नहीं। आपके मन में ये बात उठ रही होगी कि हमारे अंदर रीजनरेशन की कोई पावर नहीं है, आप में भी है। आप सबसे ज्यादा डेवलप्ड एनिमल है, ह्यूमन बीइंग, मानव। ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट डेवलप्ड एनिमल ऑन द अर्थ। इस अर्थ पर सबसे ज्यादा डेवलप्ड एनिमल अगर कोई है तो वो मैन है, या मनुष्य जो हम सब आप हैं देख रहे हैं, ये सब है। इनमें कितनी डेवलप कैपेसिटी होती है, कितनी रीजनरेशन कैपेसिटी होती है? इनमें रीजनरेशन कैपेसिटी इतनी होती है कि अगर आपके पैर में कहीं चोट लग गई, हाथ में कहीं चोट लग गई, फोड़ा निकल आया, कोई और कारण से कट गया, तो कटे हुए स्थान पर पुरानी सेल डिवाइड होके पूरा घाव भर देती हैं और फिर घाव आपका ठीक हो जाता है। इतना ही आपके अंदर रीजनरेशन पावर है। ये नहीं कि कोई पार्ट डैमेज हो जाए और उस पार्ट, एक आंख डैमेज हो गई दूसरी आंख निकाल लेना, ऐसा नहीं। या हाथ डैमेज हुआ, पैर डैमेज हुआ, ऐसा नहीं। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। कटे हुए अमीबा के एक पार्ट से नया पार्ट डेवलप होकर फुल न्यू अमीबा में डेवलप हो जाएगा। ये रीजनरेशन की एक एग्जांपल मैंने बताया। इसी प्रकार से छिपकली की कटी हुई पूंछ, सैलमेंडर का कटा हुआ लेग दोबारा डेवलप हो जाता है। आपके बॉडी में जितने बाउंड होते हैं, घाव होते हैं, वो भर जाते हैं, हील हो जाते हैं। इतनी ही रीजनरेशन कैपेसिटी आपके अंदर होती है। ठीक, तो ये हमारे फिजन
बाय बडिंग, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। ये 4 चीजें हो गई। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छे टॉपिक पर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चलते हैं। कॉपी लेकर बैठेंगे आप, कॉपी किताब खोलकर, पेन खोलकर, जो चीजें आपको अच्छी लगे इसमें से नोट करते गए। डायग्राम बनाने के लिए पॉज कर लें वीडियो को और फिर अपना डायग्राम बना लें। तो हम चलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये रहा आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नाम से जाना जाता है। क्या मैंने कहा? प्लांट के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप नोट कर लें, कॉपी में नोट करते रहेंगे, जहां डायग्राम भी आप बनाते रहेंगे, और नहीं तो पॉज करके वीडियो को आप डायग्राम लेते रहेंगे। तो मैंने क्या कहा? प्लांट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपने देखा होगा आलू, प्याज, अदरक, ब्रायोफिलम, इन सब में आप जनरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होता है। और आजकल तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा ही कई प्लांट तैयार किए जा रहे हैं, उनसे फायदा भी है। फायदा क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं। आपने घर में आलू देखा होगा, ये छोटे छोटे बड निकलती हैं, उसमें आईज हैं, ये बड निकलती हैं, और बड निकलने से नए नए अगर इतने पोर्शन को कट करके हम लगा दें प्लांट को जमीन में, तो एक नया प्लांट निकल आता है। अदरक में भी आपने देखा होगा, अदरक में छोटी छोटी बड निकलती हैं। इनको भी अगर छोटे से हिस्से को हम काट कर जमीन के अंदर लगा दें या गमले में लगा दें तो नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, और फिर उससे आप ढेर सारे पोटैटो, ढेर सारे जिंजर, ढेर सारे ओनियन ले सकते हैं। क्लियर हुआ? तो हम आपको दिखाते हैं आलू में, रियल आलू में दिखाते हैं कैसे आलू में आपके पास है बड। देखिए आलू की बड, देखिए दिखी आपको आलू की बड? अगर आलू की बड दिखी तो ठीक, ये छोटी सी बड आगे निकली हुई है, यही इतनी आई है। और इसी प्रकार से जिंजर भी हम आपको दिखाते हैं। जिंजर, अदरक में भी ये तमाम छोटी छोटी बड, पहचान रहे इसको क्या है? ये अदरक या जिंजर राइजोम है, ये अंडरग्राउंड स्टेम का राइजोम पार्ट है। ये राइजोम का अंडरग्राउंड पार्ट जिंजर, जिसमें आपने देखा ढेर सारी बड निकली हुई हैं। इसको हम कट करके अगर छोटा सा हिस्सा लगा दें तो आप नए जिंजर प्लांट को भी ग्रो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पोटैटो आपने देखा, जिंजर देखा, इसी प्रकार से ओनियन भी आप देखेंगे, छोटी सी प्याज आपके घर में भी अगर पड़ी हो तो देखेंगे कि उस छोटी सी प्याज से यहाँ से निकलने लगता है प्लांट। आप देखिए अगर इतना ग्रो कर दे मिट्टी के अंदर तो नया पूरा प्लांट निकल आएगा, सागा प्याज उसका बनेगा। फिर सागा प्याज जब निकले तो निकाल कर या ऊपर से कट करके उसकी आप पकौड़ी खा सकते हैं, और हमें भी कॉल करेंगे, हम भी आपके यहाँ आएंगे पकौड़ी खाने, और फिर आप नीचे का प्याज बनने दें। फिर आप इसको खोद करके और इसको निकाल के प्याज भी इस्तेमाल करें। अदरक पैदा करें, अदरक निकाल कर अदरक का यूज करें, चाय बनाएं। मेडिसिनल प्लांट भी है अदरक, ये भी मालूम है? तो ये ध्यान लीजिए, मेडिसिनल प्लांट है अदरक, और इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आलू, अदरक, प्याज मैंने बताया। एक और चीज ब्रायोफिलम, ये ब्रायोफिलम की पत्ती है। ब्रायोफिलम का मेरे पास इस समय प्रेजेंट टाइम में प्लांट नहीं है, मेरे गार्डन में लगा हुआ था और ये निकल गया है, सूख गया था, इसको हटा दिया है। दूसरा जब मैं लगाऊंगा तो मैं अपने होम गार्डन में फिर आपको ले चल के उसका मैं वीडियो दिखाऊंगा कि कहाँ कैसे कैसे न्यू प्लांट निकलते हैं। न केवल ब्रायोफिलम, अदर प्लांट की भी गार्डनिंग के बारे में भी हम आपको कुछ न कुछ जानकारी देंगे। तो आपको बुलाएंगे और आप
मेरे साथ उस समय उस वीडियो को शेयर करें। ठीक, तो अभी हम अपने टॉपिक पे आ जाएं कि आलू, अदरक, प्याज, ब्रायोफिलम, इन सब में आपने कॉमन वे में देखा है और भी तमाम है। आप अपने घरों में अपने गमले में जो प्लांट गुलाब का लगा हुआ है, गुलाब के प्लांट के स्टेम को काट देते हैं। गुलाब का पेड़ मान लीजिए कहीं लगा हुआ है, इसको तो मैं रिमूव कर दूं, इसका तो कोई काम है नहीं अब आपका, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। इसको रिमूव करने के बाद, और जैसे गुलाब का स्टेम है, गुलाब समझते हैं, गुलाब का प्लांट लगा है गमले में, अगर आपके यहाँ पॉटेड प्लांट है और उस पॉटेड प्लांट में गुलाब का लगा है और गुलाब की स्टेम है, आप चाहें तो इतने हिस्से को काट दें और काट के फिर इसको किसी मिट्टी में, जगह की जमीन में या फिर दूसरे पॉट में आप लगा दें, तो कुछ समय पश्चात देखेंगे इसमें से भी न्यू बड्स आ जाएंगी, न्यू लीव्स निकल आएंगी और एक नया गुलाब का प्लांट तैयार हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ गई? तो ये गुलाब का प्लांट भी आपको मिल गया। गुड़हल का पेड़ कॉमन पेड़ है, आपके घरों में लगे होंगे। गुड़हल के एक स्टेम को काट कर उसी प्रकार से इसके स्टेम को काट के अगर आप लगा दें बरसात के मौसम में, तो फिर ये भी एक नए प्लांट बन जाएगा। गन्ने का पौधा इसी प्रकार से लगाया जाता है। आजकल तो मार्केट में तमाम कलम काट काट के उसके नए प्लांट तैयार किए जाते हैं। अमरूद की कलम काट के तैयार कर लिया जाता है, मैंगो का ट्री कलम से तैयार किया जाता है। तमाम इसके फायदे भी हैं। फायदे क्या हैं? फायदे ये, टाइम, फ्रूटिंग में टाइम कम लगता है। भाई आप सीड को बोएंगे, जमीन में बीज को बो दिया, जर्मिनेट होगा महीने 2 महीने में, बड़ा होगा, 1 बीते का होगा, उसके बाद फिर और बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा। अगर जमीन से मान लीजिए 1 मीटर 2 मीटर की ऊंचाई तक होते होते उसको 4, 5, 6 महीने लगेंगे और फिर बढ़ने में और समय लगेगा। तो अगर 1 मीटर 2 मीटर की स्टेम को ही ग्राफ्ट करके कलम बनाकर उसको हम बना दें, तो उतना टाइम तो सेव किया और उतने टाइम में जितनी ग्रोथ होनी थी वो तो ऑलरेडी नए प्लांट में हो चुकी है। यानी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में समय भी कम लगेगा। बात समझ में आई? कलमी आम जल्दी फल देते हैं, 2 साल में आपको बढ़िया फ्रूटिंग देंगे कलमी आम, और बीज से लगाएंगे तो आपको कम से कम 5 ईयर का समय लगेगा। 5 साल में कलमी आम फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देगी। तो 5 साल में सीड वाला आम, सीड से बीजी आम, यानी बीज से तैयार हुआ पौधा 5 साल में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देगा, तो कलमी आम आपको 2 साल में ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देने लगेगा। ये बात समझ आई? तो इस प्रकार से तमाम ऐसे तरीके प्रोपगेशन के हैं। इससे फायदे क्या हैं ये भी जान लीजिए। टाइम की सेविंग, एक साथ कई प्लांट तैयार हो सकते हैं। बीज से धीरे धीरे ग्रो करेंगे, पता नहीं कितने बीज जमेंगे, कितने चीज बीज कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, गिलहरी खा जाएंगी, कुछ और। हमें ऑलरेडी प्लांट से जब हम प्लांटिंग करते हैं, कलमी आम तैयार करते हैं, कलमी पौधों तैयार करते हैं, तो ऑलरेडी हमें टाइम कम लगता है। फ्रूटिंग में भी अच्छी फ्रूटिंग होती है। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि वैरायटी अच्छी मिल जाती है। कभी किसी अच्छे प्लांट की, कोई बढ़िया फ्रूट देने वाला प्लांट है, उसकी कटिंग जब हम लगाते हैं, गुलाब में अगर बड़े फ्लावर देने वाला कोई उसकी कलम लगा देते हैं, तो उसके रिजल्ट भी, फ्लावरिंग भी बड़ी बड़ी होगी और अच्छे प्रकार से हमें जल्दी फ्लावरिंग, जल्दी फ्रूटिंग भी मिलेगी। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नए नए पौधे जल्दी कम समय में उगाकर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा न्यू वैरायटी के प्लांट को तैयार कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। आइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पूरा करा दिया,
और अब हमें बताना क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम अपने बोर्ड पर पहले जगह बनाते हैं, और जगह कैसे बनाएंगे, ये इसको रिमूव कर रहे हैं, अब आपने उतार भी लिया होगा, इसको आवश्यकता भी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, रिमूव कर रहे हैं। और मैंने पहले ही आपको ये बता दिया था कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल में एसेक्सुअल हमारा खत्म हुआ, अब सेक्सुअल, जरा ध्यान दीजिएगा, हम जो कर रहे हैं आप इसको नहीं करेंगे, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही लिख देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। ये जगह यहां से बचाएंगे, ठीक। ये हमारा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पहले भी हमने बताया है, और आप यहां पर फिर देख लें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स व्हेन टू पेरेंट्स टेक पार्ट इन द रिप्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स या न्यू बॉडी को प्रिपेयर करने में जब दो मेल और फीमेल पेरेंट का हाथ होता है, तो इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चाहे वो प्लांट की बात हो या एनिमल की बात हो, दोनों ही जगह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जरूर भाग लेंगे। क्लियर है? जब तक ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट दोनों पार्ट नहीं प्ले करेंगी, तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। दिस मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट मेल एंड फीमेल गैमीट। इसका मतलब क्या होगा, मेल और फीमेल गैमीट दोनों फर्टिलाइज करेंगी, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, और दोनों के फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर फर्दर डेवलपमेंट होगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि प्लांट और एनिमल, तो हम बारी बारी इस दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट की हम जब बात करेंगे, तो बच्चों ये जान लो कि पूरे के पूरे एंजियोस्पर्मिक प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव पोर्शन कौन सा होता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव पोर्शन जो होता है उसका फ्लावर होता है। समझ रहे हैं? फ्लावर, किसी भी फूल को आप अपने घरों में, अपने बालकनी में, अपने छत पर, अपने लॉन में, अपनी लॉबी में ये देखेंगे कि सर ये इतने प्लांट लगे, इतना कितना बढ़िया फ्लावर निकला है। तो वो फ्लावर तो है ही, साथ में उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो फ्लावर की अगर हम बात करें तो फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट की हम बात करें तो उसका हम एलएस काटें। एलएस का मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन अगर खड़ा खड़ा उसको काट दें तो हमें जो दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर? कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें मिडिल पोर्शन में आप देख रहे हैं, तो जो सबसे बीच में एक पिस्टल या फीमेल पार्ट होता है और उसके बाहर मेल पार्ट होता है। क्लियर? अगर हम पूरे के पूरे फ्लावर के सारे स्ट्रक्चर को बात करें, हमने आपको पहले पढ़ाया है और आगे फिर पढ़ाएंगे। हम शॉर्ट में ले चलते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपका टाइम भी बचे और आपका वीडियो भी लॉन्ग न होने पाए, बिना आप परेशानी की वीडियो देखें भी पूरा। फ्लावर के कुल 4 पार्ट, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनिशियम, ये मैंने बताया था। और कैलेक्स आउटर मोस्ट पोर्शन होता है जो कि सेपल से बना होता है। सेपल मीन्स ये लीफी स्ट्रक्चर जो दिखते हैं आपको किस तरह के, ग्रीन कलर के होते हैं। यानी फ्लावर जब बड कंडीशन में होती है तो ये सेपल उसको चारों ओर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं या सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। बात मेरी समझ आ गई कि सेपल फ्लावर की बड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, अर्थात उसको पूरा सेफ रखने का काम करते हैं। आपने देखो गुलाब की कली हो या आपके घर में जो भी फ्लावर लगा हो, उसकी कली चारों ओर से हरी हरी दिखाई देती। बड हरी हरी क्या है? हरी हरी वो सेपल होती हैं। सिंगल वन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेपल व्हाइल ऑल द सेपल्स आर कंबाइंडली कॉल्ड एज कैलेक्स। क्लियर हुआ?
single one structure. Sepals are several in numbers. In some flower these are 4 in numbers. In some flower these are 5 in numbers. And all the individual structure is called as sepal. All the individual structure is called as sepal, while all the sepals are combinedly called as calyx. Clear? And उसके अंदर जब हम बात करेंगे inside the sepal, the second round is colored petals are present. Colored structure which are also leafy structure. Leaf like पत्ती जैसी दिखेंगे आपको, but they are colored, such as in case of rose these are red colored. In hibiscus these are red colored. In गेंदा, गेंदा की जो आप देख रहे होंगे या आपने मैरीगोल्ड का जो फ्लावर देखा होगा उसमें क्या है, येलो कलर. क्लियर है? तो देयर आर सो मेनी कलर्स, देयर आर सो मेनी कलर्स प्रोवाइड. क्लियर? अपराजिता के प्लांट में दीज आर ब्लू कलर्स. अगर आप देखेंगे कि हरसिंगार में तो पिंकिश रेड कलर. एंड सिमिलरली various type of flowers having the various type of petals. Clear? Single one structure is called as petals, while all the petals are combinedly called as corolla. Clear? Single one structure is called as petal, while all the petals are combinedly called as corolla. And inside the petal there are so many numbers. Are stamens are present. Single one structure is called as stamen, while all the stamens are combinedly called as androecium. Clear? Single one structure is called as stamen, while all the stamens are combinedly called as androecium. Clear? अगर हम stamen की बात करें तो सिंगल स्ट्रक्चर ये आप देख रहे हैं, ये सिंगल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा. ये लंबा सा स्ट्रक्चर होगा. अब साइड में ये क्या होगा, एंथर. स्टेमन में 2 पार्ट, ऊपर क्या है, एंथर, और बीच में ये आएगा फिलामेंट. ध्यान देंगे, फिलामेंट. एंड बोथ स्ट्रक्चर कंबाइनली कॉल्ड सिंगल स्ट्रक्चर. एंड इट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ये क्या है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. व्हाइल इनसाइड ऑफ द स्टेमन हम अब ये कह सकते हैं द इनर मोस्ट पोर्शन इफ पिस्टल इज और गाइनीशियम इज प्रेजेंट एंड पिस्टल इज डिवाइडेड. पिस्टल कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. द टॉप मोस्ट पोर्शन इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, एंड बिलो स्टिग्मा long style is present, and on the lowest portion ovary is present, and these all 3 structures are combinedly called as pistil, and it is the female part. It is the female part of the flower. Clear? No problem. होनी भी नहीं चाहिए आपको. पहले भी आपको बताया गया, फिर आपको बताया जा रहा है, और आप पहले से पढ़ के भी आए हो. तो कुल मिलाकर अब ये ना कहिए कि नहीं आता. हाँ देखिए, और आगे कहीं दिक्कत होगी तो फिर जब टॉपिक फिर आएगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट में भी बताऊंगा. अभी इसके बाद का जो चैप्टर है उसमें पूरा का पूरा सब क्लियर बताया गया. अब इसमें आप इतना जरूर जान लें कि इस एंथर में ही पोलन ग्रेन बनते हैं. क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं. पोलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं. और ये पिस्टल का जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं ओवरी, जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है, जैसे एक शेप स्ट्रक्चर है, उसके अंदर होता है ओव्यूल. क्या होता है? ओव्यूल. और इनसाइड ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एक सेल भी होता है. ये मालूम है? एक सेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट of the flower, and here pollen grain male reproductive part, male reproductive unit of the flower. pollen grain से ही बनते हैं मेल गैमीट्स. 2 मेल गैमीट्स बनते हैं. pollen grain की जर्मिनेशन के बाद उसमें 2 मेल गैमीट बनते हैं. अभी हम आपको बताएंगे, बताया होगा ना, फिर आगे रिवीजन होगा. अभी अब शॉर्ट को मैं ले चलूंगा. ठीक, क्या मैंने कहा? इसमें बनते हैं पोलन ग्रेन. क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन.
और पोलन ग्रेन, और इसमें क्या बनते हैं, एग सेल। क्या बनते हैं, एग सेल। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट बनती है। कुल मिलाकर हम ये कहें कि जब ये इसमें तैयार हुई, ये इसमें तैयार हुई, अब बारी आती है किसकी, फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन के पहले एक चीज और है, आपको स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्क्रीन पे आपको इसका स्ट्रक्चर फिर मैं बढ़िया स्क्रीन से दे दूंगा, आप देख भी लेंगे, बना भी लेंगे, वीडियो को पॉज करके उसमें से आप ले लेंगे सारा। ठीक, इन दोनों के बनने के बाद अर्थात इसमें बन जाएगा, क्या बनेगा, पोलन ग्रेन, और इसमें बनेगा एग सेल। पोलन ग्रेन बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर, द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीट ऑफ पोलन ग्रेन is called as microsporogenesis, and the development of female reproductive unit egg cell is called as megasporogenesis। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसमें होगा, एंथर में क्या बनेगा, पोलन ग्रेन, एंड इन फीमेल ओवरी के अंदर जो बनेगा एग सेल, उसके पूरे डेवलपमेंट होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। आर यू कंफर्म नाउ विदाउट एनी प्रॉब्लम? कोई संकोच आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझे पूछेंगे, अदरवाइज फिर मैं तो हूँ ही, कहीं आपको कोई घबराने की बात नहीं, जब हैं हम तो फिर क्या कम। ठीक, तो टॉपिक पे आए, ये आपका इसमें बन जाएगा, क्या बना, पोलन ग्रेन, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, और इसमें बना एग सेल फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के डेवलपमेंट की प्रोसेस को फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एंड द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एग सेल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस दोनों हो गए। अब इसके बाद होगा पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन में क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther to stigma, the transfer of pollen grain from anther to stigma। क्लियर, जैसे एक ये प्लांट है, प्लांट में एक फ्लावर ये लगा है, एक फ्लावर ये लगा है, एक फ्लावर ये लगा है, तमाम और भी प्लांट्स है। अगर इसका पोलन ग्रेन निकल कर इसी पर जाएगा तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जाएगा तो भी बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर किसी दूसरे प्लांट के किसी फ्लावर पहुंच गया तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन को खूब क्लियर मैंने कराया, तो इसको आपने देखा, ये पोलन ग्रेन कहाँ पहुंचेगा, स्टिग्मा पर, वहां पहुंचने के बाद पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद फिर फर्टिलाइजेशन होगा। इसका भी हम डायग्राम आपको देंगे स्क्रीन पर। इसके बाद अब ये पहुंचेगा कहाँ, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट बनेगा, और जाइगोट फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन और सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन एक और होगा। सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन होने के बाद, तो सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद इंडोस्पर्म बनेगा और एम्ब्रियो डेवलप होगा ट्रू फर्टिलाइजेशन से बनने वाले जाइगोट से। जब जाइगोट डेवलप हो जाएगा तो फिर और चेंजिंग आएगी, फिर फ्रूटिंग होगी, सीड बनेगा, और सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट का लास्ट पार्ट है। क्लियर हुआ? तो सीड जब बन गया तो जर्मिनेट कर देंगे, नया प्लांट बन जाएगा। क्लियर? तो ये खत्म हुआ आपका प्लांट में रिप्रोडक्शन का। अब इसके बाद हम आएंगे एनिमल में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो ये प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट खत्म हुआ। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल की बात कर लेते हैं। किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ध्यान दीजिएगा,
एनिमल की बात कर लेते हैं। एनिमल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ाया है इसके पहले, लेकिन अब हम जब रिवीजन करेंगे तो फिर आपको बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, मेनली ह्यूमन बीइंग का आएगा, तो उसमें अब डिटेल में आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी आप केवल इतना जानें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मेल और फीमेल दोनों पार्ट अलग अलग होते हैं। कुछ बाइसेक्सुअल एनिमल होते हैं और कुछ यूनिसेक्सुअल एनिमल होते हैं। तो बाइसेक्सुअल एनिमल जो होते हैं उनमें एक ही एनिमल के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। और जो यूनिसेक्सुअल एनिमल होते हैं उनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग एनिमल में होते हैं। लेकिन जो मेल पार्ट होता है वो टेस्टिस के फॉर्म में होता है और जो फीमेल पार्ट होता है वो ओवरी के फॉर्म में होता है। बाइसेक्सुअल एनिमल कोई एक तो बताइए भैया। बाइसेक्सुअल एनिमल में सबसे कॉमन एग्जांपल अर्थवॉर्म, सुना है आपने, अच्छे से जानते हो, अर्थवॉर्म बाइसेक्सुअल एनिमल है। और सेक्सुअल में जो यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल मैंने बताया कि अर्थवॉर्म है, और यूनिसेक्सुअल में हम आप स्वयं हैं, हम लोग खुद भी एक प्रकार से यूनिसेक्सुअल एनिमल है, क्योंकि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं ना, मैन और वुमेन अलग अलग, बॉयज और गर्ल्स दोनों अलग अलग होती हैं। तो या एनिमल के जब उतर आएंगे तो एनिमल काऊ, बफेलो, पिग, डॉग, हॉर्स, शिप जितने भी हैं सब आप जानते हो, मंकी, ये सारे के सारे एनिमल ही जितने हैं सब यूनिसेक्सुअल एनिमल्स हैं। क्लियर? बट सभी में मेल पार्ट टेस्टिस के रूप में होगा और फीमेल पार्ट ओवरी के रूप में होगा। ये दोनों ऑर्गन हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब जब आप इतना जानते हैं तो ये भी जानते होंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस में मेनली स्पर्म बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पर्म। स्पर्म क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। और फीमेल में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेन चीज क्या है? ओवरी। और उसमें क्या बनते हैं? ओवम। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे ख्याल से बहुत स्पष्ट रूप से अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टेस्टिस और इसमें बनने वाली रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है? स्पर्म। स्पर्म SPERM, ध्यान रहे होंगे सभी लोग, SPERM। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवम है। ओवम ये कहाँ बनती है? ओवरी में। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। क्लियर? अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट बनने के बाद इसमें इनका फर्टिलाइजेशन होता है। एक चीज और जान ले कि स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम बनने की प्रोसेस को oogenesis। क्लियर? बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। नाम सुन आप भले भूल रहे हो लेकिन मेरे नाम लेने से आपको मेमोरी आ गई होगी। क्या? स्पर्म बने, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस and the formation of ovum in ovary is called as oogenesis। क्लियर? ये दोनों क्या होती है? एन का मतलब क्या हुआ? हैप्लॉइड। अब दोनों हैप्लॉइड, इसके बाद कॉपुलेशन होगा, मैथुन की क्रिया, और कॉपुलेशन के बाद में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट परस्पर मिल करके क्या बनाएंगी? जाइगोट। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ? द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय द फ्यूजिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत? जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ये दोनों जब मिलेंगी एन और एन, तब बनेगा
2n, और ये 2n स्ट्रक्चर क्या होता है? जाइगोट। और ये जाइगोट जब बन जाएगा तो जाइगोट से अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या होगा? एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। कोई दिक्कत? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, स्पर्म, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, ओवम। The formation of sperm in testis is called as spermatogenesis, and the formation of ovum in ovary is called as oogenesis. Clear? And sperm and ovum both are N, means haploid, and when these two haploid gametes fuse together, then form diploid structure that is called as zygote. अब zygote से क्या होगा? एम्ब्रियो डेवलप होगा। एम्ब्रियो जब डेवलप होगा, एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद इस एम्ब्रियो से चाइल्ड बनेगा, न्यू बेबी बनेगा, और जब बेबी डेवलप हो जाएगा तो ये बेबी बाय बर्थ बाहर आएगा। ठीक, ये कहाँ जाएगा? बाय बर्थ बाहर आएगा। देखिए, दो एनिमल होते हैं, एक ओविपेरस और दूसरा वाइविपेरस। ओविपेरस अंडे देने वाले, वाइविपेरस बच्चे देने वाले। अंडे देने वाले जो हैं स्पर्म और ओवम उसमें बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर अंडे के अंदर बच्चा बनेगा, और बच्चा जब डेवलप हो जाएगा तो अंडा फूटेगा और बेबी बाहर आएगा। क्लियर? चिक के अंडे में देखा होगा, मुर्गी का अंडा देखा है, मुर्गी के अंडे में फर्टिलाइजेशन के पश्चात में फिर उसमें एम्ब्रियो डेवलप होगा, फीटस बनेगा, और वो फीटस एक टाइमिंग पूरी होने के बाद वो अंडा फूटने के बाद बाहर आएगा और नए इंडिविजुअल फॉर्म में वो सरवाइव करेगा। क्लियर हो गया? और इस तरह से जो वाइविपेरस एनिमल्स है, सपोज दैट इन ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन के बाद में चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा कहाँ? मदर ओम में। मदर ओम में, माता के गर्भ में। जब वो चाइल्ड डेवलप होगा, तो जब चाइल्ड डेवलप होगा अपने टाइम पूरा होने के पश्चात में वो चाइल्ड बर्थ लेगा और जन्म लेगा। जन्म लेने के पश्चात फिर वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होने के बाद फिर वो इंडिविजुअली फिर अपने आप में एक एडल्ट बन जाएगा। एडल्ट बनने के बाद फिर उसकी भी शादी होगी या उसके भी बच्चे होंगे, और इस प्रकार से लाइफ को पूरा करने के बाद उड़ जाएगा। कुल मिलाकर के एक प्रकार से पूरी साइकिल कंप्लीट होती रहेगी। एक और मदर के ओम में, माता के गर्भ के अंदर चाइल्ड प्लेसेंटा के द्वारा फूट लेता है, जिसे हम गर्भनाल प्लेसेंटा बोलते हैं। वो नाभि से जुड़ी होती है और वहां से फूड मटेरियल मदर के ब्लड के थ्रू लेता है और उसी से अपना डेवलपमेंट करता है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अपनी आगे की लाइफ सर्वाइव। तो ये वीडियो आपको अब समाप्त होता है पूरा का पूरा। हमने आपको प्लांट में रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों बताया, एनिमल में भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों बताया। तो दोनों अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखेंगे और देखने के बाद जहां आपको कोई चीज लग रही है कि कम समझ में आ रहा, आप तुरंत उस वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखें। आपको एक बार दो बार में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको तब भी कोई दिक्कत होती है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मैसेज करके उसका निराकरण कर सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। अब हम नए वीडियो में किसी नए दिन नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।